अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। दोस्तों, अगर आज के जमाने में देखा जाए या पहले भी देखा जाए अगर, तो स्टूडेंट्स के लिए जो जहन में सबसे बड़ा सवाल हुआ करता था और आज खास तौर पर है, पहले तो वो कि हम कौन सा कैरियर जो है वो उसको चूज करें। और अगर वो उनके समझ में भी आ जाए तो फिर उनको ये समझ में नहीं आता कि उस कैरियर का स्टार्ट कैसे करें और उसमें आगे कैसे बढ़े। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिसको हम मिलियन डॉलर क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के जहनों में तो होते हैं, लेकिन उनको उसकी सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। और उस डायरेक्शन को हासिल करने के लिए या तो उनको किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है या किसी ट्रेनर के पास जाना पड़ता है। तो इसी चीज में हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को, खास तौर पे स्टूडेंट्स को, इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि कैरियर के लिए वो ज्यादा परेशान होते हैं। आज हमने जिस गेस्ट को अपने प्रोग्राम में बुलाया है, उन्होंने अगर मैं एक बिल्कुल ब्रीफली बताऊं तो उन्होंने लम्स से भी पढ़ा है, आईबीए से भी पढ़ा है, इंडस्ट्री में बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी है। बेशुमार यूनिवर्सिटीज में एज अ विजिटिंग फैकल्टी ये पढ़ाते भी हैं एमफिल को। उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो है स्टूडेंट्स को, बड़े लोगों को और हर एज ग्रुप को ये गाइड भी करते हैं। बाकी इनसे तफसील पूछेंगे, पहले प्यार भरे सलाम के साथ इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब साहब। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ी, आपका भी और आपके देखने सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आपका कि आपने इनवाइट किया एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक के लिए। जज़ाकल्लाह खैर सर। नहीं सर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमें पता है आपकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में भी ट्रेनिंग्स देते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आपका जो माइंड ग्रूमिंग के नाम से आपने प्लेटफॉर्म आपका है, जिसके ऊपर आप जो है वो लोगों की हेल्प करते हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी मैं देख रहा था जिसके ऊपर आप ज़बरदस्त वीडियोज़, ज़बरदस्त गाइडेंस जो है वो दे रहे हैं लोगों को। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी और मेरी ऑडियंस की भी तरफ से। अच्छा, कुछ टाइमिंग की ऐसी मिसमैचिंग है कि हो सकता है कि इस वक्त ऑडियंस ज्यादा ना हो, लेकिन मैंने ऑप्शन रखा है कि इंशाल्लाह वो देखते चले जाएंगे तो उनके सवाल मैं आपके सामने रखता भी चला जाऊंगा फ्यूचर में। तो औरंगजेब साहब, ये सवाल, कैरियर ग्रोथ, कैरियर क्या है, कैसे चूज करें, कैसे उसको लेके आगे बढ़े, क्या करें, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि कैरियर जो है वो किसी नौकरी करने का, जॉब करने का नाम नहीं है। कैरियर आपका पूरे लाइफ स्पैन में जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं, उसकी एक खास मंजिल तक पहुंचने का नाम है। पहले तो ये क्लियर क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कैरियर जो है वो आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे, जबकि आजकल एक बहुत ही 2-3 साल पहले एक टर्म कॉइन की गई, वूका वर्ल्ड, बहुत ही डायनामिक, बहुत चेंजिंग, बहुत ही अनसर्टन वर्ल्ड है। खास तौर पे कोरोना के दौरान हमने देखा कि ऑनलाइन एक दुनिया नई बस गई और इसके बाद कंपनीज में क्या हुआ, लोगों की स्किल्स का क्या हाल हुआ। तो इस वक्त कोरोना के बाद का जो टाइम है, कैरियर जो पिछले इतने सालों से उसकी गाइडेंस चली आ रही थी, उसका वर्ड चला आ रहा था, वो भी बहुत चेंज हो गया। तो पहली दो चीजें तो ये समझने की जरूरत है। तीसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि कैरियर में चूंकि आपकी पूरी फिजिकल सेल्फ, पूरा आईक्यू, पूरा आपके इमोशंस, पूरे आपका स्किल्स, पूरा आपका नॉलेज इन्वॉल्व होता है, तो एक सक्सेसफुल कैरियर बनता है। इसलिए ये एक पूरा पैकेज है। इसलिए ज्यादातर कैरियर काउंसलिंग के लिए जो लोग पूछते हैं, इवन जो जॉब कर रहे हैं जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे, वो भी कंफ्यूज्ड होते हैं और बहुत ज्यादा कैरियर स्विच करते हैं। तो सही। इसलिए आपका प्रोग्राम के तवसत से ये अगर क्लैरिटी हो जाए स्टूडेंट्स में खास तौर पे, और जो जूनियर लेवल पे या मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए बहुत भलाई करेंगे। तो कैरियर की गाइडेंस जो है बहुत जरूरी है, आपका पोटेंशियल सही एक्सप्लॉइट होने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को सही ग्रैब करने के लिए। अगर आपने अपने लिए कैरियर पाथ डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो फिर आप टामक टोइयां मारते रहते हैं दूसरों के कहने पे, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, कभी ना मिली, तो ऐसे ही चलता रहता है। सही। अच्छा अंकित भाई, ये बताएं कि स्टूडेंट है, ठीक है, उसके अम्मा, उसने अपने वालिदैन के कहने पर मिसाल के तौर पे कोई इंजीनियरिंग में चला गया। अब वो ये सोच रहा है कि यार मैं, चौथा साल है मेरा, आखिरी साल है, मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ। तो लेकिन अब उसका दिल चाह रहा है कि वो किसी और करियर में जाए, वो कुछ और बनना चाहता है। लेकिन वो सोचेगा कि यार अब मैंने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की कर ली है, सब कुछ कर लिया है, तो मैं इंजीनियरिंग के ही करियर में जाऊं ना। अब मैं कैसे चेंज करूं? तो इस कंफ्यूजन को जो स्टूडेंट्स के जहन में आती है, उसके बारे में क्या कहेंगे?
जी जी सभी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कुछ चीजें मैं वाजे करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि अभी वो टाइम काफी चेंज हो गया है कि जब माँ बाप बहुत जबरदस्ती करते थे। 50-60% से भी ज्यादा अब माँ बाप का प्रेशर नहीं है। तो पहली सही। चीज तो ये क्लियर करनी है। सही। दूसरी बात, अगर उनके प्रेशर में आके वो कुछ करने का कह भी रहे हैं, तो लड़कों में और लड़कियों में इतनी अहलियत नहीं है कि वो इवन अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकें कि क्यों वो कोई अपनी पसंद का कैरियर अपनाना चाह रहे हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियों के पास अपने माँ बाप को कन्विंस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तीसरी सही। बात, अगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कोई लड़की या लड़का ऐसे कैरियर में आ गया है जो उसकी चॉइस नहीं है, फैमिली की चॉइस है, तो आज का जमाना ऐसा है कि इवन इंजीनियरिंग में इतनी स्पेशलाइजेशंस और इतने कनेक्टेड फील्ड्स बन चुके हैं कि अभी अगर वो अपनी कोई ख्वाहिश भी पूरा करना चाहें तो उनका बेसिक फील्ड वही रहेगा, लेकिन उसमें वो हम्म। अपनी मर्जी का कैरियर इख्तियार कर सकते हैं। मसलन हम्म। इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है या आपने मेडिसिन की हुई है, तो उसमें एक तो स्पेशलाइजेशन नई से नई आ चुकी है जो आपकी बिल्कुल। पर्सनालिटी और आपके शौक के मुताबिक हो सकता है मैच कर जाए। इसके अलावा आईटी और टेक्नोलॉजी, खासतौर पे जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, उसमें अगर किसी को शौक है तो वो अपनी इंजीनियरिंग को, अपने आर्किटेक्चर को, अपनी मेडिसिन की एजुकेशन को उन स्किल्स के जरिए भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है या कर सकती है। सिर्फ चाहिए क्या? नॉलेज और अवेयरनेस। अगर वो मिल जाए तो आज कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हम्म। एक ऐसी भी बदकिस्मत सिचुएशन हो सकती है कि जो आपने डिग्री की है वो टोटली आउट ऑफ योर चॉइस है और कोई ऐसा रेलेवेंट फील्ड नहीं बन रहा। 1%, 5% इसका भी चांस हो सकता है। तो उसमें फिर मैं कहता हूं हमेशा कि वो जो आपने पढ़ाई की है उसको जाया मत होने दें, उसको अपने साथ रखें और उसको यूज करते हुए अपनी मर्जी का कैरियर स्विच कर लें और उसमें अपनी वो जो इंजीनियरिंग और जो मेडिकल या कोई और शोबा था आपका, उसके जो आपने स्किल सीखे हुए हैं वो अप्लाई करें। आपकी डिग्री का भी जाया नहीं होगी और आप अपनी मर्जी के फील्ड में भी चले जाएंगे। जबरदस्त हो गया। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए खास तौर पे। मैं अपनी एक एग्जांपल देना चाहूंगा उन्हें से। भाई मुझे याद है कि मैं जब स्कूलिंग के बाद से एक मेरा एक शौक शौक था कि जब मैं पढ़ाता था और मेरे पास कुछ जो भी कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा होते थे ट्यूशंस वगैरह से, मैं उस वक्त कुछ ना कुछ कोर्स कर लिया करता था। उस जमाने में जाहिर सी जी बात है इतने ज्यादा नहीं एडवांस ये ऑनलाइन कोर्सेज होते थे, लेकिन कुछ ना कुछ कोर्स कभी किसी पेट्रोमैन इंस्टीट्यूट से कर लिया, कभी एपटेक से कर लिया, कभी इस्लामिक इकोनॉमिक्स से कर लिया। मुझे मेरे दोस्त जबरदस्त। कहते भी थे यार तुम 4-5 हजार रुपए जमा करते हो, उस पे जाके कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स कर लेते हो, कुछ और कर लिया करो। अच्छा, एक वक्त आया मैं कंफ्यूज भी हुआ कि यार ये मैंने इतने सारे कोर्सेज करता रहता हूँ, ये मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह गवाह है कि जब मैं प्रोफेशनल करियर में आया इतने सारे सालों में, हर वो चीज जो मैंने पढ़ी थी वो वो इस्तेमाल कहीं ना कहीं काम आ गई, कहीं ना कहीं काम जरूर आई। तो एग्जैक्टली बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की। यहाँ एक सवाल ऐड करूंगा, मोहिब कादरी हैं, इन्होंने सवाल किया है। सवाल मैं इनका रीड करता हूँ। हाउ टू गेट अ जॉब विद नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बट इंटर्नशिप एंड थियोरेटिकल नॉलेज with good pay? What are some tactics or hidden points to hit to appeal employers' interest and convince him? देखिए सफी भाई, ये मोहित भाई का जो सवाल है ये 90% से ज्यादा लोगों का सवाल है और इसका बहुत ही कोई रॉकेट साइंस जवाब नहीं है। मैं बहुत सिंपल जवाब दूंगा जो मैं हर एक को बताता हूं और उसको मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूं। जब तक आप किसी कंपनी, किसी इदारे के लिए कस्टमाइज्ड वैल्यू लेके नहीं जाएंगे, आप जितने मर्जी तुरम खान हैं, जितनी मर्जी डिग्रीज हैं आपके पास, नोबडी इज गोइंग टू कीप यू। अगर बिल्कुल। कोई रख भी लेगा तो बहुत थोड़े अरसे के लिए। तो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसका मुतबादल वो क्या कर सकती है या क्या कर सकता है, इस पे कोई नहीं सोचता। और वो है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल डेवलपमेंट। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कंपनी को स्टडी करके जाइए, आप इंटरव्यू के दौरान या इंटर्नशिप के दौरान ऐसा काम कीजिए, उनको ऐसे सॉल्यूशंस दीजिए कि आप उनकी मजबूरी बन जाएं। तब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको आपके जो कोलीग्स हैं या हम उम्र हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर पे पे रखा जाएगा। लेकिन
अगर तजर्बा भी नहीं है, आपके पास कोई कस्टमाइज्ड वैल्यू भी नहीं है ऑफर करने के लिए, देन हु विल रिस्क द मनी ऑन यू? ये बिल्कुल। बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो आपने अपनी जाती मिसाल दी है, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। जूं जूं फ्री कोर्सेज की फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, तू लड़के लड़कियां और लेथार्जिक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। आजकल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी के पास। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में कई ऐसी जगह हैं जहां पे फ्री मेंटरिंग अवेलेबल है, कोचिंग अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर पैसे लगेंगे भी तो बहुत मामूली, कोई इतना ज्यादा खर्चा बिल्कुल। नहीं है। मैंने कई दफा, शुरू की बात कर रहा हूं, उधार लेके अपनी फीस पे की है और मैंने डिग्रियां हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह वो उधार भी उतर गया इज्जत से, और डिग्री से आगे बढ़ता भी चला गया। लेकिन अगर हर वक्त हम सोचते रहेंगे कि जब तक हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होगी हम नहीं कर सकते, आजकल तो ये प्रॉब्लम है, घर में ये मसला है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत करनी पड़ेगी। और इतने रास्ते अवेलेबल हैं इसी मुल्क में क्वालिटी का और स्किल का प्रॉब्लम आया हुआ है। कई जॉब्स वेकेंट पड़ी हुई हैं, लड़के लड़कियां ढेरों डिग्रियां होने के बावजूद अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो लड़के लड़कियां जिनकी थोड़ी सा भी स्किल लेवल और खास तौर पे एटीट्यूड बेहतर है, उनको बेहतरीन नौकरियां मिल रही हैं। एटीट्यूड के बहुत सारे इश्यूज हैं यंगस्टर्स में। बहुत वो ज्यादा। जिस भी कंपनी में जाते हैं, एक तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा लेके जाते हैं, फ्लोर पे मेहनत नहीं करना चाहते। जितने लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको जाते ही वो एहसास दिलाना शुरू, ये मैं एक बहुत बड़े तबके की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, वो जाते ही उन्हें एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं कि आप तो यहां पे झक मार रहे थे भाई, हम हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हालांकि कुछ होता नहीं है। और अगर है भी आपके पास तो आपको बड़े तरीके से पहले जगह बनानी चाहिए उस इदारे में, और फिर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए आजकल के जमाने में मैं मोटिवेट करने के लिए एक बात और भी कहता हूं कि आप क्वांटिटी पे बच जाइए कि 5 लाख लड़के लड़कियां एमबीए करके निकले हैं इस साल, उनमें से कंपीट करने वाले 10-15 ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी एग्जैक्टली। सिर्फ एक हजूम है। स्किल लेवल की इतनी डेफिशिएंसी है। तो आज जो भी लड़की या लड़का अपना एटीट्यूड बेहतर करे, मेहनत करने की आदत डाले, और ये छोटे मोटे कोर्सेज करके अपने आप को डेवलप करे, पाकिस्तान में इतना पैसा है और इतनी जॉब्स हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और औरंगजेब भाई, मैं देख रहा था कि मैं अगर अपने टाइम की या आप भी बात करें, हम अपने टाइम की, मतलब मैं परेशान था कुछ दिन पहले कि इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल यस। फ्री, इतना मवाद अवेलेबल है। और यकीन माने, मैं एक एप्लीकेशन मुझे किसी ने बताई थी पीडीएफ की, हर किताब उसमें फ्री डाउनलोड हो जाती है। यस। आप उसको डाउनलोड करें, यस। फिर वो मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया, उर्दू बाजार और ये बहुत सारे जो किताबें वाले, वो कहते हैं आप हमें पीडीएफ भेजो, हम 300 350 रुपए में उसकी आपको प्रिंट कॉपी यस। जबरदस्त दे देंगे। बिल्कुल। मैं तो सोच रहा था कि यार, मतलब मैं अगर कंपेयर कर रहा था अपने टाइम से, तो मैं सोच रहा था यार, ऐसे इतने बड़े बड़े हार्वर्ड के और ईडेक्स के ऐसे ऐसे कोर्सेस यहाँ अवेलेबल इस वक्त फ्री हो गए, और करने वाले लोग नहीं है, या कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। और ये पे वाली बात तो मैं यहाँ पे एक दफा और सब स्टूडेंट के लिए कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात की औरंगजेब भाई ने, कि भाई के ये बात मैंने भी देखी है। मैंने कुछ जॉब्स कुछ अरसे में कुछ स्टूडेंट्स को बताई थी, कुछ अरसे पहले बताता रहता हूँ, कोई आती है तो भाई ऐसी जॉब है वैसी जॉब है, तो वो सबसे पहले सवाल करते हैं, सर पे क्या मिलेगी? तो मुझे सही। बड़ा गुस्सा आता है कि यार, तुमने कुछ किया नहीं है जिंदगी में, अभी कोई मेहनत करने का तुम्हारा सामने से सवाल नहीं आया, कोई काम का सवाल नहीं आया, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई मतलब कोई अच्छा सवाल नहीं आया। डायरेक्ट सवाल क्या आता है? पे क्या मिलेगी? तो ये क्या चीज क्रिएट हो गई है औरंगजेब भाई? इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, स्टूडेंट्स को गाइड करें इसके ऊपर कि भाई ये क्या इनके जहनों में बैठ गया। जी, ये देखिए ना, कोई भी चीज जब आती है तो पूरे का पूरा एक माहौल पहले क्रिएट होता है, जिसके बाद इंडिविजुअल और कलेक्टिव माइंडसेट डेवलप होता है। तो हमारे यहाँ पैसे की दौड़ ने, इसके अलावा टिकटॉक ने, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एप्रिसिएशंस जो बिल्कुल बेकार और बिलो द डिग्निटी काम करने वालों को तालियों की शक्ल में मिलती है और लाइक्स की शक्ल में मिलती है, उसने हर एक को, खासतौर पर नौजवानों को, मुब्तला कर दिया है जल्द से जल्द पैसा कमाने पे।
इसलिए वो ना इखलाकियात देख रहे हैं, वो ना मेहनत देख रहे हैं, और इवन सोशल मीडिया पे तो अभी ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वीडियोस के जरिए यूट्यूब पे चैनल बना के तो पैसे कमाने का रुझान पैदा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से आपने ये प्रोग्राम किया और हमारी बातें सुन के अगर लोगों के थोड़े से जहन बदलते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य खैर है कि सब कुछ मिलेगा। लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ देखते हैं, बड़े बड़े नाम याद कर रखे हैं दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स के, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनकी क्वालिटीज क्या हैं, उन्होंने मेहनत क्या की और वो कितने सालों में यहां तक पहुंचे। और इसीलिए शॉर्टकट का और जल्दी पकी पकाई चीजों कॉपी पेस्ट का रुझान डेवलप हो गया है। वो इमारत कुछ देर फटाफट बनती है और अगले ही लम्हे धड़ाम से गिर जाती है। आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनता हूं कि अखबार में भी आता है कभी कभार और फेसबुक पे तो बहुत आता है कि इतने स्टार्टअप शुरू हो गए और तालियां बजती हैं, तस्वीरें और केक कटते हैं, लेकिन 2 महीने बाद आप देखें तो 90% स्टार्टअप्स बंद हो चुके होते हैं इन्हीं कोताहियों की वजह से। आज पाकिस्तान में जॉब के भी बेहतरीन मौके हैं जिसमें कुछ कुछ काबिलियत है, और बिजनेस की तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बिजनेस के लिए भी आपको अपनी जान मारनी पड़ती है, आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है, आपको पूरा एक मैकेनिज्म समझना पड़ता है, फिर आपको कामयाबियां मिलती हैं। तो जो भी लड़की या लड़का तैयार है जूनियर लेवल पे इसको करने के लिए, उसके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज है। और खास तौर पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जो अपने कैरियर को स्टार्ट कर चुके हैं और कहीं दरमियान में पहुंचे हुए हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि वो गलत जगह पे फंस गए, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, उनकी ख्वाहिशात डिफरेंट है, उसके बाद उन पे घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं और भी बहुत सारे बोझ होते हैं। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मिडिल मैनेजर्स टू डिसाइड अबाउट देयर कैरियर्स। और उनके लिए गाइडेंस जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नौजवानों ने तो डिग्री ली और एक शुरू किया और मेहनत की, वो भी एक मुश्किल चीज है, लेकिन उनकी कैरियर गाइडेंस उनसे ज्यादा डिफिकल्ट है मिडिल मैनेजर से, जो कि अपने कैरियर के मिड में पहुंचे हुए। तो यहाँ पे इस बात को क्लोज करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने कैरियर को डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोग्राम में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं यहाँ सबको बताता चलूं कि ये एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। आज औरंगजेब भाई हमारे सामने मौजूद हैं। ये आईबीए में पढ़ाते हैं, लम्स में पढ़ाते हैं, बेशुमार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के इदारे हो, वहां पे इनको बुलाया जाता है इन तमाम कामों के लिए। आज ये यहाँ मौजूद हैं ऑनलाइन और बगैर किसी चार्ज के आपको गाइड कर रहे हैं। यकीन माने ऐसी चीज मेरे जमाने में नहीं हुआ करती थी। अगर मुझे किसी इस तरह के बंदे से मिलना होता था तो पहले तो एक बड़ी सोच बनती थी, मिलेगा कहाँ, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और आज ये चीज आपके सामने बिल्कुल बहुत ही इजी तौर पर और बगैर किसी चार्ज के अवेलेबल है। और अगर आप फिर भी इससे फायदा नहीं उठाते तो ये आपका अपना कसूर है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। कंप्लेनिंग फिलॉसफी के साथ कोई भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आप अपनी फिलॉसफी को ठीक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसलिए भाई आपने अभी मिसाल की बात मिसाल दे रहे थे इलॉन मस्क और इन लोगों की। आज सुबह की बात है, क्योंकि यहाँ जुम्मे की छुट्टी होती है, तो जुम्मे की छुट्टी होती है तो मेरी आदत है मैं घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाता हूँ। और जब वो हाथ बटाता हूँ घर के कामों में तो मैं कानों में कुछ ना कुछ लगा के सुन लेता हूँ। तो आज सुबह मैंने डॉक्यूमेंट्री पूरी सुनी वॉरेन बुफे के ऊपर, जो HBO के ऊपर आई थी पहले। तो मैं ये देख रहा था कि हम लोग देखते तो हैं यार, देखो इतना बड़ा बिलियनियर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और ये है वो है। लेकिन उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में मैंने ये सुना और ये देखा कि उसने मेहनत कितनी की, जो आप मिसाल दे रहे थे। मैं परेशान हो गया कि कितनी वो रीडिंग करता है, कितना वो पढ़ता है। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकते कि यार वो एक बंदा एक दिन में 6-6 8-8 घंटा सिर्फ रीडिंग करता है। इलॉन मस्क का प्रोग्राम जैसे आप देखते हैं उसमें बताते हैं कि भाई वो अपनी फैक्ट्री में सो जाता है। उसका एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बता रहा था कि जब उसने वो एंटरप्रेन्योर बना, काम शुरू किया, तो 22-22 घंटे वो काम करता था। तो इस मेहनत को देखना, इन चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। और सिर्फ जो है वो इस तरह के ख्वाब बना लेना, और जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया पे कि कोई भी उल्टा सीधा काम करो, फेमस हो जाओ और ऐसे पैसे कमा लो, और इन चीजों को अप्रिशिएट भी किया जाता है, तमाम मीडिया हो वो उसके पीछे भी लग जाता है।
तो बहरहाल इससे बचना चाहिए। तो औरंगजेब भाई, आप अब जिक्र कर रहे थे कि कैरियर ग्रोथ के हवाले से जो स्टेप्स आप हमें बताना चाह रहे थे, हम चाहते हैं कि अब आप उसकी तरफ हमें एक तफसील से उसके ऊपर बात करें और उसको बताएं। जी जरूर। और दरमियान में जैसा कि लोगों के अगर सवाल भी आ रहे हैं तो वो भी आप शामिल कर लें। जी जी ये बिल्कुल। जो अभी आपने बहुत तफसील से बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस पे मैं थोड़ा सा बात जी करके जी फिर जी कैरियर की तरफ जाऊंगा। देखिए, ये तो बाहर के लोग हैं, हमारे अपने प्यारे देश में इतने आला किस्म के अफराद मौजूद हैं, जिसमें अब खवातीन भी शामिल हो रही हैं, कि उनकी कामयाबी को देख के भी रश्क आता है। लेकिन ज्यादा इज्जत और काबिल रश्क वो चीज लगती है जब मैं सुनता हूं कि इन्होंने ये सफर तय कैसे किया। तो हम्म इनके, हमारे जो नौजवान हैं, इनके इर्द गिर्द, चाहे वो तादाद में बहुत ज्यादा नहीं है, चाहे वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज नहीं है, लेकिन फिर भी मुनासिब हद तक हमारे रीजन के मुताबिक उनके काबिल फख्र कारनामे हैं। उनके इंटरव्यूज सुने और मौका मुनासिब लगे तो उनके सेमिनार्स में या उनसे मुलाकात के लिए चले जाएं। बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरा इदारा जो आईबीए कराची भी है, वो समर स्कूल, एक इंटरनेशनल समर स्कूल करवाता है हर साल। वो एक इतना काबिल तारीफ प्लेटफॉर्म है नौजवानों के लिए कि उनके 5 6 7 दिन जो हैं वो ऐसे गुजर सकते हैं कि जैसे वो किसी और दुनिया में। यहीं के लोकल लोग आके बताते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे उन्होंने मेहनत की। इसी तरीके से जॉब में जब आप जाते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनीज में भी और सरकारी इदारों में भी ऐसी ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अपनी नौजवानी से वो जॉब शुरू की और उसके बाद किस तरह वो मेहनत करके जनरल मैनेजर लेवल पे और सीनियर लेवल पे पहुंचे, उन पे तवज्जो दी जाए। तीसरी एक चीज जो और हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, और उसको हम एक शायद ऑर्थोडॉक्स बात या एक पुरानी बात या रस्मी बात समझते हैं, वो है लक फैक्टर। ये जितने भी बड़े बड़े दुनिया के 8 10 बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, इन सब की आप इंटरव्यू सुनिए, एक चीज आपको और कॉमन मिलेगी कि वो ये कहते हैं कि समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ, आई डोंट नो हाउ। तो जितने लोग हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो किसी कामयाब इंसान को फॉलो करें तो 100% सक्सेस जो है वो गारंटीड है। ऐसा नहीं है भाई। एक कुदरत भी बिल्कुल। बैठी हुई है, उसका एक निजाम है। आप हो सकता है 4 आने की मेहनत करें और वो 4000 का फल दे दे, और आप 4000 की मेहनत करें और फिलहाल फल ना मिले। तो खाली बिल्कुल। इन असूलों पे और कामयाबी के 50 तरीकों की किताबें पढ़ लेने से कामयाबी नहीं मिलती। एक तो बिल्कुल। ये कि उस पर अमल करने से, और दूसरा फिर अपनी किस्मत पे भरोसा करने से भी कामयाबी मिलती है। अब आ जाए आपके मेन क्वेश्चन की तरफ। उसमें मैं चाहूंगा कि पहले हम जो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कैरियर की बात करें। तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी वो वालिदैन का प्रेशर मुकम्मल तौर पे ना सही लेकिन काफी तौर पे हट चुका है। अब लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से डिग्रीज कर रहे हैं ज्यादातर। अभी भी अगर कहीं पे प्रेशर्स हैं तो उसका भी मैं तरीका बता दिया मैंने कि वो कैसे डील किया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर वालिदैन के पास भी कोई क्वांटिटेटिव फैक्ट्स नहीं होते कि वो क्यों रोक हम्म, रहे हैं। सही। किसी ने उनके कान में कुछ डाल दिया या उन्होंने देख लिया, उसके बेस पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। और एक और बहुत अजीबो गरीब चीज है जो कि अभी भी बहुत है, और वो ये है कि इवन लड़के लड़कियां भी पूछते हैं कि कौन सी डिग्री करें, आजकल किस चीज का ट्रेंड है, किस प्रोफेशन में जाएं, आजकल किस चीज का ट्रेंड है। तो मुझे ये बात बड़ी खतरनाक और अफसोसनाक लगती है, और फिर मैं उन्हें कहता हूं कि भाई ट्रेंड तो आजकल 3 3 4 4 6 6 महीने में चेंज हो रहे हैं। तो आप क्या हर बिल्कुल। 6 महीनों में डिग्री चेंज करेंगे अपनी? ट्रेंड को हम्म, भूल जाइए, अपनी सही। सलाहियतों और अपनी खुशी को देखिए, आप किस में कॉम्पिटेंट हैं। और खुद भी अंदाजा हो जाता है, नहीं तो पेरेंट्स बात कर सकते हैं, दोस्त गाइड कर सकते हैं, और मेरे जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो फ्री मशवरे दे सकते हैं, उनसे भी मदद ली जा सकती है। तो वो डिग्री चुने जिसमें उनकी तबीयत है और उनका ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आने के चांसेस हैं, नंबर वन। नंबर टू, 90% या 80% लड़के और लड़कियां डिग्री चुनते हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। उन्होंने प्लान नहीं किया होता कि ये डिग्री लेने के बाद अगले
औरंगजेब भाई आपकी आवाज बंद हो गई थी, अब दोबारा मेरे ख्याल से शायद चला है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि औरंगजेब भाई का इंटरनेट का कुछ इशू हुआ है। बहरहाल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाकईतन औरंगजेब भाई जो है वो आप लम्स में, आईबीए में, बेशुमार कॉरपोरेट इदारों में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह जो है इनको बकायदा जो है वो बुलाया जाता है, इनसे वक्त लिया जाता है और ये स्टूडेंट्स को, मिडिल मैनेजमेंट को, हायर मैनेजमेंट को ये वहाँ गाइड करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। इनका एक पेज भी है फेसबुक का और उसके अलावा इन्होंने अभी एक चैनल भी सबके कहने के ऊपर स्टार्ट किया है, वो अभी अभी बिल्कुल इन्होंने बनाया है। तो उसके अलावा आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनके इनके जो डिटेल्स हैं कांटेक्ट की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। तो आप लोग चाहें तो उसके ऊपर भी कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं। ऐसी एक बहुत जी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। जी औरंगजेब भाई। जी, तो मैं बात कर रहा था ये कि हमेशा जो भी आप डिग्री करें वो आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी शख्सियत, आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर टू, पहले से अगर फर्स्ट या सेकंड में नहीं किया बीएस के या बीबीए के, तो कम से कम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर से आप ये प्लानिंग शुरू कर दें कि आप इंटर्नशिप कहां करेंगे, किस इंडस्ट्री में आपने जाना है, आप अगले 5 साल में कहां कहां अप्लाई करेंगे, किस किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, इस डिग्री के साथ साथ मुझे कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज करने पड़ेंगे, ये मैं गारंटी तो कोई नहीं दे, मैं शर्तिया कहता हूं कि इतना होमवर्क करने के बाद कोई लड़का अगर जॉब के बगैर रह जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से उसकी रुकावट है, कोई किस्मत की। अदरवाइज देर इज नो क्वेश्चन कि इस होमवर्क के बिल्कुल साथ आप डिग्री लेके मार्केट में जाएं और आपको जॉब ना मिले। जो बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम ही। एक और आ रही है वो हार्ड स्किल्स में भी है। पहले मैं उसका जिक्र कर लूं। हार्ड स्किल्स जो है वो आपकी जॉब से रिलेटेड होती हैं। जो आपने डिग्री ली है या जो आप काम कर रहे हैं स्किल्स हैं, उनको हार्ड स्किल्स कहते हैं। हम्म। अगर कोई इंजीनियरिंग में है, आर्किटेक्चर में है, म्यूजिक में स्किल्स, उसमें जो एक शदीद तरीन कमी है वो है प्रिसीजन की, डिटेलिंग की। लड़के और लड़कियां चूंकि फोकस करने की आदत नहीं रही है, चूंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है सोशल मीडिया की वजह से, इसलिए अपने काम पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से जो एक कॉम्पिटेंस लेवल, जो एक फिनेस होनी चाहिए वो नहीं आती, और जिनमें वो होती है हम्म। वो इक्का दुक्का फॉरेन कंपनियां उनको हायर कर लेती। लिहाजा जो भी डिग्री लें हम्म। आप, बराए मेहरबानी उसकी डिटेलिंग में जाएं, उसकी प्रिसीजन में जाएं, तब आप दूसरों से आगे निकलेंगे। और असल इशू आ बिल्कुल गया आप सही। सॉफ्ट स्किल्स का। सॉफ्ट हम्म। स्किल्स की शदीद कमी है, और सॉफ्ट स्किल्स में क्राइसिस मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। लेकिन उसमें किसी ना किसी तरीके से उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, लड़के लड़कियों को होती हैं, लेकिन उसमें किसी ना किसी तरह बोल बाल के निकल जाते हैं। लेकिन जब सवाल हम्म। आता है डिसीजंस लेने का, काम को शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, क्राइसिस आ गया नौकरी के दौरान तो उसे मैनेज कैसे करना है, इसकी हालत बहुत खराब हम्म। है। ये प्रॉब्लम के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लड़के लड़कियों के लिए अगर वो इस पे काम करें। तो कौन सी कंपनी ऐसी है जो इंटरव्यू करके जॉब नहीं देना चाहेगी भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्त है। औरंगजेब भाई यहाँ मैं ऐड करूंगा एक मेडिकल एडवाइसेस यहाँ मौजूद है। मेडिकल एडवाइसेस का मैं बताता चलूं। ये डॉक्टर है, डॉक्टर कशान साहब। इन्होंने कुछ अर्सा पहले ही मेरे मशवरे के मुताबिक अपना एक चैनल शुरू किया मेडिकल एडवाइसेस के नाम से। और ये पाके कराची में आगा खान हॉस्पिटल में होते थे, वहां पे फैमिली मेडिसिन में हेड थे। उसके बाद जो है यहाँ पे सऊदी माशाल्लाह। अरब में जो प्रिंस का हॉस्पिटल है और जो यूनिवर्सिटी है प्रिंस की, वहां पे इनको हायर किया गया एज अ सीनियर प्रोफेसर। माशाल्लाह। तो इनसे मेरा राब्ता रहता है। जब कोरोना का टाइम था तो इन्होंने बड़ा वक्त दिया, इनके साथ मैंने 4-5 लाइव सेशन किए, क्योंकि इनको यूके बुलाया गया था, वहाँ कमेटी जो बनी थी रिसर्च के लिए, तो उसमें ये गए थे और वहां से माशाल्लाह। आए तो इत्तेफाक ये हुआ। औरंगजेब भाई ऐसे ही यहाँ ऐड कर रहा हूँ बात, इत्तेफाक हुआ इनकी फ्लाइट रियाद से होके जानी थी और एक दिन ठीक। का कुछ ऐसा था कि एक दिन यहाँ रुकना था, तो मैं इनको एयरपोर्ट से घर ले आया। और, माशाल्लाह। और
इनको दैट्स घर ग्रेट। ले आया, मैंने बोला भाई आप करवाएं रिकॉर्डिंग, और कोरोना के ऊपर 2-3 इनके साथ रिकॉर्डिंग प्रोग्राम करके, जो मैंने लवली। बोला कि क्योंकि आप इस काम में घुसे हुए हैं और आपको पता है और आप फील्ड के आदमी हैं, तो आप जो मदद कर सकेंगे उसमें, बहरहाल बड़े दीनदार आदमी है, बड़े अच्छे आदमी हैं, तो आप लोग जो है वो इनका चैनल भी देखें, ये उस पे मुख्तलिफ मेडिकल से रिलेटेड चीजें लगाते हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर कशान, आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, और औरंगजेब भाई का तो आपको पता ही है। और मेरा सलाम, बहुत 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 और सलाम कह इंशाल्लाह दीजिए इन्हें। आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिएगा, बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं औरंगजेब भाई। आपको भी अगर वक्त मिले और आपके शेड्यूल में हो तो जरूर आप जरूर इनसे जरूर, जरूर। मैं इनका नंबर आपको शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर करूंगा मैं। और ये जो आपने मिसाल दी है अभी गुफ्तगू में, इसमें जो बहुत बड़ा सबक आज के प्रोग्राम देखने और सुनने वाले ले सकते हैं, वो है अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग। हम्म, भाई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कैसे करना है, या क्रिएट नहीं हो रही तो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है, इसकी भी शदीद कमी है। तो कैरियर बिल्कुल। डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज पे नजर रखना और टाइम पे डिसीजन लेके उनको ग्रैब करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर। तो हम्म, उसके लिए तो आजकल इंटरनेट ने इतनी आसानियां कर दी हैं, इतनी आसानियां कर दी हैं, लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, अगर आप अपनी ईगो में या लापरवाही में वो अपॉर्चुनिटी जाया कर देंगे, तो वो तो एक सेकंड में निकल जाती है अपॉर्चुनिटी, फिर आप बैठे देखते रहें। तो इस चीज हम्म, को भी अगर डेवलप कर लें लड़के और लड़कियां, और स्कैन करते रहें। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप जितनी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे करते हैं, अगर उसका 50% सिर्फ टाइम निकाल लें अपॉर्चुनिटी सीकिंग में और स्किल डेवलपमेंट में, तो कमाल हो सकता है, कमाल हो सकता है। कमाल हो सकता है। अच्छा औरंगजेब भाई, एक एक सवाल यहाँ थोड़ा सा हो सकता है, इसी फील्ड से ही रिलेटेड है। ये क्या एक बुखार मैं देखता हूँ कि नौजवानों को हो गया है कि सोशल मीडिया ने एक ऐसा उनके जहन पे चढ़ा दिया है कि वो इतना वक्त एक तो मोबाइल पे गुजारते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यार अच्छा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को जो इन्फ्लुएंसर भी हैं, फील्ड में भी हैं, उनको देखा है कि वो नौजवानों को लगा रहे हैं कि फेसबुक पे लग जाओ, यूट्यूब पे लग जाओ, इन सब चीजों पे लग जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना डिग्री लो ना कुछ और करो, बस इस पे लग जाओ और इसी से सब कुछ हो जाएगा। आपको नहीं लगता एक आने वाली उम्मत, उसका जहन का क्या हो रहा है कि क्या होगा इसके लिए? मुझे बड़ी परेशानी होती है, आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें इस पे। जी मैं पहले ही आपके सवालों से काफी इम्प्रेस्ड हूं, लेकिन इस सवाल से मैं और ज्यादा इम्प्रेस हो गया जज़ाकल्लाह हूं। खैर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया में आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सोच का अमल दखल रहा है। हम्म, पहले साजगार या नासाजगार माहौल क्रिएट किया जाता है, उससे फिर एक खास किस्म की सोच बनती है। वो बेहतरीन प्रोडक्टिव भी हो सकती है और वो नुकसानदेह भी हो सकती है। अब सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम गुजारना 100% नुकसानदेह नहीं भी हो सकता, अगर जी, उसे प्रोडक्टिव तरीके से गुजारा जाए। अगर आप पाकिस्तान दुश्मन पोस्टों का जवाब ही दे दें, तो यह बहुत बड़ी नेकी है। जो क्या दीन के बात खिलाफ बातें जबरदस्त। फैलाई जा रही हैं, उसको काउंटर कर लें लड़के लड़कियां फेसबुक पे, तो ये कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। उसके बाद जो बेशक। टाइम बचे, वो कोई गाने भी गा लें और कोई गजल भी शेयर कर लें, कुछ कर लें। इसी तरीके से यूट्यूब पे आप जरूर जाइए। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा दिमाग को, जिस्म को और रूह को तबाह करने वाली चीजें मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब पे इल्म का एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है कि अगर आप वाकई। रोजाना की 1 या 2 वीडियोस भी देख लें, तो आपकी लाइफ, आपकी सोच, वाह। आपका पूरा लाहे अमल बदल सकता है। हम्म, तो इसलिए बेशक। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम जिस चीज का शिकार हैं, वो वालिदैन को भी और नौजवानों को खास तौर पे समझने की जरूरत है। इवन जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे हैं, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हैं, वो इफेक्ट हो चुके हैं। दफ्तरों में मैं हम्म, जब जाता हूं, कंपनीज में मैं जाता हूं, तो इवन सीनियर मैनेजर्स या तो उस भेड़चाल का शिकार नजर आते हैं, और या नौजवानों के हाथों बेबस नजर आते हैं ज्यादातर। हम्म, और उसका असर फिर पूरी कंपनी पे पड़ता है, पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो ये चीजें हम्म, दूर रस हैं, जिसकी आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। इस और दूसरा ये कि अनऑथेंटिक चीजों की वजह से इल्मी तौर पे भी
और खास तौर पे मजहबी तौर पे इतना झूठ फैल चुका है कि इस्लाम तो कहीं कुरान वाला नजर ही नहीं आता। बेशक। किस्से कहानियों वाला और अजीबो गरीब फैंटेसीज वाला रिलीजन जो है वो क्रिएट किया गया है। इसी तरीके बिल्कुल। से मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, मार्केटिंग के, HR मैनेजमेंट के, मेडिसिन के, उनको इतना पॉल्यूट किया गया है कि उनका जो असल जो रिसर्चर्स ने बुनियाद डाली थी, जिसकी बेस पे वो कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, बाजुकात उसमें शुबा होने लगता है। तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद इस जैसे प्रोग्राम हैं, आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग पाकिस्तान में बैठ के बात भी कर रहे हैं फजूल चीजों के अलावा। तो उसका मकसद यही है कि इस झूठ में सच को क्लियर किया जाए और लोगों को उस तरफ लेके आया जाए, तो जिससे जो फायदा उठाना चाहे वो उठा ले। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की। यहाँ मैं सबको बताता चलूं, जो बाद में भी देखेंगे या अभी देखेंगे, एक तो औरंगजेब साहब का जो है जितने भी कांटेक्ट डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप लोग चाहें तो उसके जरिए इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी बड़ी अच्छी बात की औरंगजेब भाई ने कि हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर डिजिटल डिमेंशिया के ऊपर एक कंप्लीट मैंने जो है तफसीली एक वीडियो लगाई थी बनाकर, और बहुत रिसर्च माशाल्लाह। करने के बाद अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो उसको भी देख सकता है जाके, अगर आप लोगों को वक्त मिले तो। बात वही है औरंगजेब भाई, मवाद बहुत है, चीजें बहुत है। मैं कुछ दिन पहले, ये बिटकॉइन आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर शोर मचा हुआ है आजकल, बिटकॉइन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। तो आपको भी मैसेज आते होंगे, क्योंकि आप खुद भी जो है वो फाइनेंस के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी मैंने देखा है बड़ी चीजें शेयर करते हैं। तो उसके ऊपर भी एक सीरीज मेरी स्टार्ट हुई है जिसके ऊपर मैं लाइव करता हूँ और आपको माशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। और माशाल्लाह। यकीन माने वो सिर्फ आपके लिए है, आप सब लोगों के लिए, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अच्छा रजी भाई, एक और सवाल जो बहुत ज्यादा किया जाता है कि भाई नौकरी तो सिर्फ सोर्स से मिलती है, जिसकी सोर्स होती है उसको नौकरी मिलती है, सोर्स के बगैर नहीं मिलती। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, इसमें कुछ हकीकत भी है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है कि मेरिट चूंकि ज्यादा नहीं है और चोर दरवाजे हमने अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लिए हुए हैं, तो ये एक हकीकत भी है। लेकिन हम्म। अब आगे मेरा जवाब शुरू होता है, और ये मैं अपनी आप बीतियां सुना रहा हूं। सही। फर्ज कीजिए कि ये आपके साथ नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड और काबिल लोगों के साथ होता है। उनमें से कई ऐसे हैं जो मायूस होके अपना कैरियर भी खराब करते हैं, अपनी तबीयत भी खराब करते हैं। हम्म। लेकिन चंद खुशकिस्मत ऐसे भी हैं जिन्होंने ये ठाना होता है कि चाहे जितने मर्जी मुझ पे कंपनियों के दरवाजे बंद हों, मैंने अपना टैलेंट और अपनी मेहनत दिखा के छोड़नी है। ये मैं कोई हम्म। किताबी बात नहीं कर रहा हूं, कोई फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा हूं। दिस इज रियल स्टोरी। और कई किसी हद तक ये मुझ पे भी एप्लीकेबल है, बल्कि बहुत हद तक, क्योंकि मुझे बहुत सारी नाकाम देखने को मिली और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइम पे हाथ से गए, जॉब्स गई हाथ से। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये था कि यही जज्बा मेरे जहन में रहा और मैं मौके की तलाश में रहा कि अच्छा, एक दरवाजा बंद हुआ है, हो सकता है मेरी सलाहियतों की इस जगह पे जरूरत नहीं है, कहीं और जरूरत है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ जब तक आप नहीं चलेंगे, हमारी सोसाइटी में इतनी नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं कि फिर तो आप हजूम बन जाएंगे और दिन रात शिकायतें, दिन रात उदासियां, दिन रात परेशानियां। और अल्लाह माफ करे, खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान में जो दो मेन रीजंस हैं, उसमें एक तो लड़के लड़कियों के आजादाना ताल्लुकात के नतीजे में खुदकुशियां हो रही हैं, और दूसरा ये कि जब आपके टैलेंट को, आपकी मेहनत के मुताबिक आपको फल नहीं मिलता, आपने अपना नर्वस सिस्टम और अपना ईमान बहुत कमजोर रखा हुआ है, तो आप फिर खुदकुशी की तरफ चल पड़ते हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं अब मुझे कोई नाकामी मिलती है तो मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि क्या जिन लोगों ने मेरा रास्ता रोका है, मैं उन्हें इजाजत दे दूं अपना रास्ता रोकने की? क्यों दूं? मैं दिखाऊंगा टैलेंट। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है जनाब, हर एक ने अपना फेसबुक बनाया हुआ है, अपने चैनल बनाए हुए हैं। आप में अगर कोई हुनर है, आप दिखाइए, कहीं ना कहीं कोई आपको पिक जरूर करेगा। लेकिन जब पल्ले ही कुछ ना हो, तो फिर तो जाहिर है, फिर सिफारिश भी चल जाएगी और फिर लोगों को मौका भी मिल जाएगा।
तो इसलिए बराए मेहरबानी सिफारिश है या करप्शन है या नौकरियां बिक रही हैं या जो कुछ भी है, इसके बावजूद टैलेंटेड लोगों के लिए जगह है, पैसा है, नौकरियां हैं। और जबरदस्त। खुदा न खास्ता कुछ नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या है कि कुदरत चाहती है कि आप अपना काम शुरू करें। जरूर आपने नौकरियों हम्म। के पीछे लगना है, अपना काम शुरू हम्म। करो भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं लास्ट टाइम मैं विजिट किया औरंगजेब भाई वहाँ, आपने देखा होगा कराची में वो गुलिस्तान जौहर के पास एक पूरी जो पट्टी है वहाँ मिलीनियम तक जा रही है, वहाँ खाने पीने के यस, होटल हैं बहुत सारे। तो यस, किसी ने जबरदस्त। मुझे बताया वहाँ बड़ा अच्छा बन कबाब एक लड़के ने खोला है और वो मिलता है। तो मैंने बोला यार अच्छा अच्छा, जब आदमी बाहर से जाता है ना तो उसका बड़ा दिल चाहता है स्ट्रीट फूड इस तरह की चीज। अब मैं चला गया, बड़ा यंग सा लड़का, मैं उसके पास गया, मैंने मैंने उससे बोला यार तुम ये मतलब क्या कहने लगा कि मैं कुक लेके आया हूँ बंस रोड से और मैंने ये और वो। मैंने बोला यार जबरदस्त। मैंने बोला तुमने पढ़ा क्या? कहने लगा भाई यार मैंने ग्रेजुएशन की थी, फिर मैंने कुछ नौकरी वोकरी ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा यार ये काम शुरू करते। उसने बन कबाब की दुकान खोली, प्योर, जिस कोई लेविश नहीं, बहुत ही छोटी सी दुकान और सिर्फ सामने एक वो रखा हुआ और एक बन कबाब। और यकीन माने औरंगजेब भाई, लाइन लगी हुई थी, लाइन। और वो उसने अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी और खुद खड़ा हुआ था, खुद सर्व भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मालिक बन के कोई पीछे बैठा हुआ था, हर चीज कर रहा था। मैंने देखा वो कोल्ड ड्रिंक भी निकाल के दे रहा था, वो सर्व भी कर रहा था, तो सब कुछ कर रहा था। एक लग रहा था कि यार इस बंदे के अंदर जज्बा है और वो इन्वॉल्व है वो। हाँ इन्वॉल्व है बिल्कुल। और मेहनत से कर रहा है। सॉरी मैं यहाँ वक्त लेके एक आपको ऐड ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल। और वैसे औरंगजेब भाई ने सारी बातें बताई। मुझे याद है औरंगजेब भाई, जब मैं मेरे टाइम के वक्त ग्रेजुएशन एक अच्छी उस हुआ करता था यार, ग्रेजुएशन कर ली, खानदान वाले कहते थे यार लड़के ने ग्रेजुएशन कर लिया। अच्छा सफी भाई, एक मिनट। आप ना बहुत दफा ये मेरा टाइम कह चुके हैं। आप तो अभी मासूम से नौजवान है यार, आपका टाइम कौन सा मैं फिर भी ये जो है ना वही बात नहीं यार औरंगजेब भाई ऐसी बात नहीं, मैं जरा कलर वलर लगा के जरा मैं चश्मे कहता हूँ बद दूर। दूर। तो औरंगजेब भाई यकीन माने, मैंने बीकॉम किया था ग्रेजुएशन में, और मैं उस वक्त बहुत अच्छा पढ़ता था। मतलब पहले तो नहीं था अच्छा बच्चा, लेकिन कुछ ऐसे हालात और सब चीजें देखी घर में के पे मजबूरन मैंने बोला नहीं यार पढ़ना चाहिए। तो वो ग्रेजुएशन की अच्छे नंबर से की। और मैं शॉर्ट करता हूँ स्टोरी को। फिर वो करने के बाद जब नौकरियां ढूंढता था तो फिर वो एक वक्त आ गया था, एक मेरा दोस्त था, वो एसीसीए कर चुका है, मल्टीनेशनल में बड़ा अच्छा लगा हुआ है, तो मुझसे छोटा था हालांकि। तो वो और मैं साथ गली में बैठे हुए थे, क्योंकि उस वक्त ये मोबाइल वाइल होता नहीं था, तो गली में बैठ के दोस्तों से बात करना वही एक शोभा होता था। तो हम बैठे हुए थे और मैं उसको कह रहा था कि यार यार मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही है यार, देख मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, 6 महीना हो गया, इतना अच्छा बीकॉम किया, कोर्सेज भी किए इतने सारे, मिल ही नहीं रही यार, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उस पूरी डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकला था कि हम लोगों ने बैठ के दुकान पे गए, और दुकान क्योंकि कंप्यूटर वगैरह इतने थे नहीं, हम लोग थे नहीं कंप्यूटर पे, उसने एक टाइपराइटर से एक पेज बनवाया कि ट्यूशन अवेलेबल है आपके लिए घर पे, और ये वो ट्यूशन का ना, उसके प्रिंट निकलवाए 30-35, और वो निकला अपनी साइकिल पे, मैं निकला अपनी साइकिल में, बोला यार मोहल्ले के सारे खंभों पे चिपकाओ इसको और ट्यूशन मिलेगी फिर। मोहल्ले के, दो मोहल्ले के, एक गुलशन की मस्कन की तरफ थी, जो यूनिवर्सिटी ठीक। के, दूसरा मस्कन की हाँ, तरफ, हाँ, और एक अब्बास टाउन की तरफ। ठीक। दोनों ने अपने अपने एरिया बांटे और जाके खंभों के ऊपर वो पर्चे चिपका दिए। और वाह। ऐसा सोया मैं कि यार अब अगले दिन जो है ना वो लाइन लगने वाली लाइन, और जो है ना फोन पे फोन आ जाएंगे और ट्यूशन आ जाएंगे। और यकीन माने उसके बाद काफी दिन गुजर गए, एक भी ट्यूशन नहीं मिला। तो ठीक। बताने वाली बात ये थी, लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमेशा से हमें एक रूल दिया था कि यार गिव अप नहीं करना है, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। तो आज तक वही चीज चल रही है कि कोशिश करते रहना है। आपकी बात को मैंने इतना खींच दिया कि जो है वो कोशिश करते रहें, और उसमें कभी भी हार नहीं माने और आगे बढ़ते चले जाए। और उसने भाई आखिर में मुझे ये बताएं, समझ लें आपके सामने नौजवान भी बैठे, मिडिल मैनेजमेंट भी बैठी है और हायर मैनेजमेंट भी बैठी है, और आप उनको कोई एक एडवाइस करना चाहें इस करियर के हवाले से, जिसको लेके वो खुद रिसर्च करके आगे बढ़े।
जी, सबके लिए अगर कॉमन मैं कुछ चीजें बताऊं तो वो तो मुझे काफी स्क्वीज करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो वही मैंने बताया कि चाहे कोई सीनियर मैनेजमेंट पे है, मिडल पे है या कैरियर शुरू कर रहा है, जब तक आप किसी की जिंदगी में या किसी कंपनी में कस्टमाइज्ड वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, आप सिर्फ गुजारा जिंदगी गुजारेंगे, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो पहले तो अपने माइंड को इस पे लेके आइए कि आपने रूटीन से हटना है, आपने कस्टमाइज्ड वैल्यू ऐड करनी है, नंबर वन। नंबर टू, जब तक आप कारोबार कर रहे हैं तो कस्टमर्स को, और अगर आपने जॉब करनी है तो उसके कस्टमर्स को और अपने मालिकान को सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बनेंगे, तब तक आपका कैरियर हिचकोले खाता रहेगा। ये तो दो मेन चीजें हो गई। सही। तीसरी चीज, अपनी एज और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके पास रिक्विजिट नॉलेज और स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अपनी एज और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। चौथी बात, खाली नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। एटीट्यूड थोड़ा सा रॉन्ग टर्म में भी बोला जाता है। एटीट्यूड का मतलब है कि आपकी किसी भी चीज, किसी भी शख्स को एवेलुएट करने की पहली इंस्टिंक्ट, पहला जो आपका रिस्पॉन्स आता है, जो सोच आती है, उसको एटीट्यूड कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसी के बेस पे फिर आपका बिहेवियर बनता है। एटीट्यूड में हम ज्यादातर एक्सट्रीम रवैयों का शिकार हैं, और कई बहुत काबिल लोग मैंने देखे हैं जिनके पास स्किल्स भी था, बेहतरीन नॉलेज भी था अपने फील्ड का, लेकिन अपने एटीट्यूड और अपनी सोच और अपने बिहेवियर की वजह से वो कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सके। तो अपने एटीट्यूड को प्रॉपर अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन के मुताबिक ढालिए, कस्टमाइज करना सीखिए, और उसके लिए चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप में हर किस्म के माहौल में एडजस्ट करने की सलाहियत हो। इसको एडेप्टिव परफॉर्मेंस भी कहते हैं कॉर्पोरेट की दुनिया में, और आजकल तो एडेप्टिव आईक्यू, एडेप्टिव कोशेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी बड़ी कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के वजह से और उससे पहले भी टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनीज में बहुत आ रही है। देयर आर 50-60% एम्प्लॉइज जो नई चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाते, तो उनका कैरियर तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अगर लड़के लड़कियां या मिडिल मैनेजर या सीनियर मैनेजर्स अपने अंदर हालात के मुताबिक एडजस्ट होने की सलाहियत पैदा कर लें, तो वो जॉब में भी और बिजनेस में भी बहुत, उनका कैरियर जो है वो बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन इसका एक पैकेज बनाना पड़ेगा, और उसको फिर जिस तरह मैंने पहले कहा आपकी मिसाल से, कि अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी और राइट टाइम पे डिसीजन लेके आपको फिर स्विच करना पड़ेगा। कैरियर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अल्लाह ताला रीजनल तौर पे भी मौके देता है, इंटरनेशनली भी मौके देता है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ यही है, जिसमें मेरे एक मेंटर हैं जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, आपने भी उनका नाम सुन रखा होगा, लेस ब्राउन उनका नाम है। उनका एक कोट है, वो कहते हैं, इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट गेट ए चांस, इट इज वर्स्ट टू गेट ए चांस एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्या बात है, क्या बात है। आपने नाम लिया औरंगजेब भाई, तो क्योंकि आपके भी मेंटर हैं, और तो मैं तो इस पे एक बात बताता हूँ, आपको बड़ी खुशी हो। जरूर। मुझे किसी ने कहा कि यार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना करो। अच्छा, ये वो टाइम है जब मुझे कुछ नहीं पता था होते क्या है, तो मैंने बोला अच्छा क्या है ये, अच्छा मैंने बोला ठीक है। अच्छा, मैं अब इत्तेफाक बता रहा हूँ, मैंने दो गूगल खोले सामने स्क्रीन पे, एक पे लिखा टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ द वर्ल्ड, एक लिस्ट खुल गई सामने ना, 10 लोगों की, गूगल सबसे पहले 10 लोगों के नाम दे दिए। उसमें से मैंने पहला कॉपी किया, कॉपी करके दूसरे वाली जो स्क्रीन खोली थी उस पर पेस्ट किया, एंटर किया कि ये कौन है। मतलब मैं लेवल बता रहा हूँ, मेरी बिल्कुल पता नहीं था। अब वो पता नहीं कौन था, मुझे नहीं याद, टोनी रॉबिन था, कोई भी था, मुझे याद नहीं। अच्छा, मैं इस तरह कॉपी पेस्ट करके देखता जा रहा था, और जो भी बंदा आ रहा था ना उसकी वीडियो खोल के सुन रहा था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वें नंबर पे लेस ब्राउन साहब का नाम था। वो मैंने कॉपी पेस्ट किया तो उनकी वो वाली वीडियो खुल गई कि इट्स पॉसिबल, आपको याद होगी उनकी जो वीडियो इट्स पॉसिबल, सबसे मशहूर है उनकी।
अच्छा जब मैंने वो सुननी शुरू की ना तो एकदम मुझे क्लिक कर गया, क्या जबरदस्त बोल रहा है ये बंदा। वो पूरी 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो थी। मैं मेरे ख्याल है 100 150 दफा सुन चुका हूँ उसको। और जब भी कुछ डाउन होता है उस वीडियो को सुनता हूँ। तो वहां से मुझे पता चलना शुरू हुआ ये है कौन। अच्छा फिर उसके बाद मैंने बोला यार ये बंदा है जबरदस्त। और मैं उनको सुनता गया, फिर मुझे थोड़ा कोई उनकी किताब थी लिव योर ड्रीम। सॉरी वक्त ले रहा हूँ आपका रंगजेब भाई, लेकिन क्योंकि आपके इंटरेस्ट की चीज होगी इसलिए नहीं शेयर नहीं, कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट लिव योर वेलकम। ड्रीम। अच्छा मैं यहाँ, आपको पता है सऊदी अरब में ये किताबें मिलती नहीं है। मैंने जल्दी से, मेरी एक मामी यूएसए में, मैंने उनको कॉल करी, मैंने बोला भाई ये लेस ब्राउन की किताब है लिव योर ड्रीम, वो चाहिए। उन्होंने वहां से ऑर्डर करी, फिर वो मुझे उन्होंने भेजी। मैं आपको दिखा सकूं ये वंडर्स। तो ये ये है वो। लेस ब्राउन साहब। तो अब फिर मैंने बोला, फिर मैंने इनकी ये किताब पढ़ी, मैंने बोला यार जबरदस्त। अच्छा अब उसके बाद बताओ, थोड़े देर से पहले की बात है, आप शायद अब मेरा चैनल पे अगर आपकी नजर पड़ी हो, जो इनका सबसे करीबी, समझ ले कि माशाल्लाह। स्टूडेंट समझ ले, या जिसको इन्होंने वो बनाया है, मतलब कहते हैं ना यार मेरे बाद ये मेरा काम लेके चलना है, इस तरीके से कह सकता हूँ। उस बंदे का नाम है करीम एलिस। करीम एलिस के साथ अभी मैंने एक लाइव सेशन किया था। तो उसका प्रोग्राम आपको जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। और करीम एलिस की से बहुत अच्छी, अब जो है उससे मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे जिंदगी में एक दफा इनसे डायरेक्ट मेरा सेशन करना है। तो वो उनसे बातचीत में लगा हुआ है, जैसे ही वक्त निकलेगा इंशाल्लाह करेंगे। तो करीम एलिस ने लाइव सेशन किया था, और उसकी लिखी हुई किताब जीपीएस, जो काफी अमेजोन पे 5 स्टार गई थी, उस प्रोग्राम में उसने ये अनाउंस किया था कि जो भी इस लाइव सेशन में उसके ईमेल एड्रेस पे मेरे नाम के साथ ईमेल की, तो उसने वो किताब फ्री उसको दी। तकरीबन 200 बच्चों ने उनको ईमेल करी, और उन्होंने जो है वो किताब फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ईमेल करी। तो सॉरी आपने नाम लिया तो बस मुझे, मैंने सोचा मैं वो अपनी एक अच्छा सफी, कनेक्शन जाहिर जी कर सफी भाई, ये आपने दूसरी दफा मोटिवेशनल स्पीकर्स का जिक्र किया। इस पे मैं कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। देखिए, मैं अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब कोई मोटिवेशनल मूवी या कोई स्पीच ना सुनूं। हर किस्म के शोबे से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के भी और हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहला तो मेरा एक कॉल बहुत मशहूर हुआ, वो मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अगर सिर्फ बोलने पे होता तो कौवा सबसे बड़ा स्पीकर और ट्रेनर होता। तो मसला सिर्फ खूबसूरत गुफ्तगू करने का नहीं है, मसला दिलों को छूने का है, मसला सोल्यूशन प्रोवाइड करने का है। पहली बात। एग्जैक्टली दूसरी एग्जैक्टली। बात दूसरी बात कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो सब काबिल एहतराम है, चाहे हमारे यहाँ हैं या दुनिया में बेशक हैं। बेशक बेशक। लेकिन मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि सुने जरूर, एक जज्बा बेदार करने के लिए, लेकिन जब तक आप उनकी गुफ्तगू को या उनकी रहनुमाई को अपनी लाइफ, अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं ढालेंगे, वो उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है मोटिवेशन। बिल्कुल। तो इसलिए बेशक। सुनिए जरूर, लेकिन उसे कस्टमाइज कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मसलन एक बड़ा पाकिस्तान में जुमला चलता है, छू लो आसमान, नेवर गिव अप। अब अल्लाह माफ करे, अगर कोई सिर्फ इनको सुन के जो है वो कुछ काम शुरू कर दे तो मुसीबत भी पड़ सकती है। तो तो आसमान। अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको कस्टमाइज किया कीजिए, तब ये बहुत चीजें फायदा देगी इंशाल्लाह। अच्छा उनके भाई फनी अली अहमद है, मेरे बड़े पुराने हैं, ये फॉलो करते चीजों को, इन्होंने सवाल किया है, मौजूद है, कह रहे हैं कि जी। कैरियर बनाने के लिए कौन सी उम्र और क्लास बेहतर होती है। अब्दुल्ला जमील ने सलाम भेजा, वालेकुम सलाम अब्दुल्ला जमील। भारत इनका सवाल जो है अली अहमद का वो यही है, कैरियर बनाने के लिए कौन सी उम्र और क्लास बेहतर होती है। अच्छा देखिए, ये तो पहले समझना चाहिए कि अली भाई जो है वो कैरियर समझते किसको हैं, तब फिर आगे चलेंगे ना। तो अगर ये कैरियर समझते हैं कि पूरी जिंदगी जो, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, पूरी जिंदगी जो जैसे गुजारनी है उसमें क्या क्या मदारिज तय करने हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तब तो क्लियर होगा ना। वरना कैरियर का वर्ड तो हर गली मोहल्ले में बोला जाता है। तो पहले तो इनको अपनी मंजिल क्लियर होनी चाहिए, फिर रास्ते का तयन होगा। कैरियर एक रास्ता है उस मंजिल तक जाने का, पहली बात। दूसरी बात यह कि जितना जल्दी अर्ली स्टेज पे
ये सफर शुरू हो जाए, उतना क्लैरिटी होती है, उतना ज्यादा फायदा होता है। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको गाइडेंस नहीं मिली, या आपको एहसास नहीं हुआ, या आपकी मजबूरियां थी जिंदगी की, लिहाजा काफी एज गुजर गई आपकी। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आपको शऊर आ जाए, जब आप अपने आप को सेट कर लें, जब अपने आप को तैयार कर लें, तभी कैरियर शुरू हो सकता है। लेकिन अपनी एज के, अपनी तालीम के जितनी अर्ली हिस्से में शुरू करेंगे, उस कैरियर पाथ पे चलना उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। सही है। और ये क्लास के बारे में आप कैसे, ये क्या, मैं इनकी बात समझ नहीं पाया। उम्र तो चलो समझ में आ गई, और क्लास बेहतर होती है, मेरा ख्याल है कि क्या हो सकता है एजुकेशन के बारे में पूछ रहा हूँ कि मैं इंटर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ, मैट्रिक में हूँ, तब शुरू करूँ करियर के हवाले से। तो मेरा ख्याल जी है वो भी कि जी वो भी डिपेंड करता है कि इन्होंने मंजिल और अपना कैरियर पाथ डिसाइड कर लिया। अगर डिसाइड कर लिया तो क्या किया है। हो सकता है मैट्रिक के बाद इनको उस पे चलना पड़े, हो सकता है एफए के बाद इनको चलना पड़े, हो सकता है पीएचडी के बाद इनको चलना पड़े। तो ये तो हर एक पे हम्म, डिफरेंट लागू होता है। अगर उन्होंने अपने कैरियर पाथ को चुना हुआ है तो उसके मुताबिक फिर ये फैसले करने होते हैं। हो सकता है एक और चीज जो आपने बहुत अच्छी निशानदेही की, एक बहुत बड़ा तबका अजीबो गरीब अंदाज में इस बात को फैला रहा है नौजवानों में कि डिग्री बिल्कुल यूजलेस है, स्किल्स डेवलप कीजिए। हम्म, इस चीज को भी आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं क्लियर करता चलूं। देखिए, डिग्री आपको एक एक्रीडेशन और एक सेट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज देती है, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, डिग्री आपको अर्ली स्टेजेस पे बेशक जरूरी ना हो, लेकिन कैरियर के सीनियर लेवल पे और बड़े लेवल पे जब आप स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पे जाते हैं, देन दैट डिग्री एंड दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त तो नहीं फिर आप हम्म, ले सकते ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। खाली डिग्री का होना भी नुकसानदेह है या कम हम्म, फायदेमंद है अगर उसके साथ मैचिंग स्किल्स और एटीट्यूड नहीं है। तो खाली हम्म, डिग्रियां लिए हुए सैकड़ों, हजारों, लाखों लड़के लड़कियां फिर रहे, क्योंकि उनके पास रेलेवेंट कॉम्बिनेशन नहीं है प्रॉपर स्किल का और मैचिंग एटीट्यूड का। तो लिहाजा इन हम्म, सब चीजों को इंडिविजुअली या इन आइसोलेशन नहीं देखना, हमें इसका एक पैकेज देखना है, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने कैरियर के मुताबिक। कई ऐसे कैरियर्स हैं, कई ऐसी कैरियर की स्टेजेस हैं जहां पे स्किल्स की ज्यादा अहमियत होती है, नॉलेज की या बड़ी डिसीजन मेकिंग की कम होती है। कई ऐसी जॉब्स हैं जहां पे स्किल्स आपकी शायद थोड़ा बाद में आए, पहले आपके पास रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता बिल्कुल। है पर्सन टू पर्सन एंड कैरियर टू कैरियर। लिहाजा बिल्कुल किसी एक कश्ती में सवार ना हो जाए कि जी सिर्फ स्किल्स ही डेवलप करनी है या सिर्फ डिग्रियां ही लेनी है, और या एटीट्यूड की तरफ ध्यान ही नहीं देना, जो कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त कंपनीज में बना हुआ है। प्रॉपर दिल लगा के काम करने का, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने का, हर जिम्मेदारी को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने का रुझान ही नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है। लेकिन अगर डिग्री की बात बिल्कुल। करेंगे तो 10 डिग्रियां जेब में डाली हुई हैं। और फिर हम्म, पिछले दिनों आपको पता है यहाँ पे एमफिल डिग्री का एक वो रेला सा चल पड़ा था। जिसको देखो वो हाँ, एमफिल कर रहा है, बिल्कुल। जिसको देखो वो एमफिल डिग्री ले रहा है। तो इसी तरीके बिल्कुल से ऐसे ही। कॉम्बिनेशन करने की जरूरत है। बहुत जबरदस्त बात की, बहुत जबरदस्त। कुछ दिन पहले की बात है, और उनके भाई एक शख्स, मैं नाम नहीं लेता, मुझसे डिग्री पे ही बहस कर रहे थे, और मिसालें मुझे दे रहे थे गूगल की और इसकी उसकी। तो मैंने बोला भाई आप अच्छे खासे मशहूर आदमी हो, आप बच्चों को मिसाल देते हो गूगल की कि उनको डिग्री की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ पाकिस्तान में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी बैंक है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सी जो है वो एफएमसीजी है जो कि जॉब अनाउंस करती है और उसमें ये नहीं लिखती कि मिनिमम क्वालिफिकेशन दिस 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 रिक्वायर्ड। मैंने बोला बिल्कुल हर जगह बिल्कुल लिखा सही। हुआ होता है। मैंने बोला ये बच्चे अप्लाई भी करने के काबिल नहीं होंगे अगर ये डिग्री हासिल नहीं करेंगे तो। यस, ये अप्लाई बिल्कुल कैसे सही। करेंगे? ये अप्लाई ही नहीं कर सकते। वो तो एक अगला स्टेज है ना कि अहलियत है कि नहीं है, तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने बिल्कुल बोला सही। आप बच्चों को मिसाल गूगल की दे के, भाई बात पाकिस्तान की करो ना। आप पाकिस्तान में बातचीत करते हो तो पाकिस्तान में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमेशा लिखी भी आती है हर जॉब के ऊपर कि भाई ये और चाहिए। जनाब, जी बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस मुल्क में गूगल है उस मुल्क में भी डिग्री चल रही है। एग्जैक्टली। उस मुल्क में भी बेसिक रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, स्किल्स और एटीट्यूड, तो उसका कॉम्बिनेशन का एक सेट है।
लिहाजा बिल्कुल टोटली किसी एक चीज को इग्नोर टोटली करना, बिल्कुल जैसे हमने स्किल्स और एटीट्यूड को इग्नोर किया हुआ है और खाली डिग्रियों की भेड़चाल लगाई हुई है, वो भी ठीक नहीं है। वो भी तो ये ठीक नहीं है। कॉम्बिनेशन एक बनेगा और फिर उसके साथ पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स जब शामिल होंगे तब फिर एक कैरियर का सफर शुरू होता है। और इसी मुल्क में आप देख लीजिए, और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, शायद दुनिया का ये वाहिद मुल्क है या कोई एक आधा और भी होगा कि जो ऊंचाई से नीचे गिरा है। 50s, वाकई 60s और 70s में दुनिया को दिखाया है कि इकोनॉमिक तरक्की क्या होती है, स्पोर्ट्स कैसे वाकई खेली जाती है, इदारे कैसे वाकई चलाए जाते हैं, ये इस मुल्क ने दिखाया। क्योंकि स्किल लेवल बहुत हाई था, डेडिकेशन हम्म, बहुत ज्यादा थी, अपने काम के साथ पैशन बहुत ज्यादा था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से रिड्यूस होता गया। और हमारे इदारे ही हैं जो फिर आज इस हालत में बैठे हुए हैं। तो अगर हमें रिवाइव करना है तो नौजवानों को भी, लेकिन हर एज के लोगों को थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और उसमें जो एजुकेशन है या डिग्रीज हैं या स्किल्स हैं, उनकी बात तो तकरीबन हो ही रही है। एटीट्यूड की बात बहुत जरूरी है करना। आप कैरियर बिल्कुल में, आप कंपनीज में, आप सोसाइटी में, इवन अपने घर में प्रॉपर एटीट्यूड अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाता है आपका गुजारा। व्हाट टू टॉक बेशक अबाउट योर कैरियर एंड ग्रोथ एंड ऑल दैट। और फिर अगर आपको चाहिए मौके अपने कैरियर में कि आपको रीजनल लेवल पे जाने का मौका मिले, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के साथ काम करने का मौका मिले, तब क्या करेंगे आप? उसके लिए जो एक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मैनेजमेंट के स्किल्स चाहिए, जो कोलैबोरेशन के स्किल्स चाहिए, वो है ही नहीं। तो कैसे काम करेंगे हम्म, आप उनके साथ? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है औरंगजेब भाई, यहाँ सऊदी अरब में तो हर नेशनैलिटी का बंदा काम कर रहा होता है। आपकी बात से कुछ दिन पहले की बात याद आई। एक फलस्तीनी है हमारी टीम में। मैंने मैंने भी एक अपनी वीडियो भी लगाई थी 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने अपनी टीम दिखाई थी कि ये मेरी टीम में एक फलस्तीन से है, एक दो इंडिया से हैं, और एक दो फिलीपीन से, एक चाइना से है। यस मैंने अपनी यस, टीम की एक मैंने छोटी देखी सी वो। वो फलस्तीनी जो है ना, वो बहुत गुस्से में आता है, क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है ना। बहुत गुस्सा आता है उसको, पता है नहीं। वो 2-3 दिन पहले हमारे जो ग्रुप हेड है कुछ कह दिया होगा, मेरे पास गुस्से में लाल पीला हुआ हुआ, और ये वो फलाना ढिमका। मैं आराम से बैठा चाय पी रहा था, तो मुझे कहता है, अरबी में बोला उसने कि यार, मैं इतनी तुम्हें ऐसी बात बता रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया, और तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, तो तुम आराम से बैठे चाय पी रहे हो, कुछ वही नहीं है, कोई वही फलाने नहीं है। मैंने बोला तुमने इससे पहले कितने इदारों में काम किया है? तो कहने लगा मेरा पहली पहली जॉब है मेरी। तो मैंने बोला तो इसीलिए तुम्हारी हालत है। मैंने बोला भाई, मैं जितने धक्के और रगड़े खा के आ चुका हूँ ना, तो मुझे पता है कि क्या सर्वाइवल होता है, क्या नहीं होता है। मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको कन्वर्ट करके बताया कि देखो, मैं जो तुमने किया हुआ है उस टाइम पे, मैं 20 रियाल, मैंने कन्वर्ट करके उसको बताया कि 20 रियाल महीने के ऊपर काम किया करता था, और रात को 12-12 बजे तक करता था पाकिस्तान में काम, तो 20 रियाल महीने के मिलते थे। क्योंकि उसको समझाने के लिए कर रहा था। मैंने बोला तुम्हें तो इतनी सारी चीजें मिली, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये है वो है। तो बहुत आपने जबरदस्त बात की कि एटीट्यूड का मसला बहुत है। और जब बाहर अगर आप चले गए, और अगर आपको मौका मिल जाता है स्टूडेंट्स को, तो फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अगर आपके अंदर एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान में शायद फिर भी कहीं आप चल जाए, छोटा मोटा ऊपर नीचे आपकी सोर्स चल जाए, बाहर के मुल्कों में तो गोरा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा उसको। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को यहाँ बता दूं, गोरों के साथ खास तौर पे मैंने जर्मन के साथ काम किया, और औरंगजेब भाई को पता है, और ये इस पे गाइड भी कर देंगे कि जर्मन जो होते हैं वो इस मामले में बड़े वो होते हैं कि भाई हर चीज जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो आपकी ड्रेसिंग तक प्रॉपर होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी टेबल। मतलब मैं तो परेशान हो गया। मैंने कुछ साल काम किया था औरंगजेब भाई एक जर्मन के अंडर, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, लेकिन मैं कुछ अर्सा परेशान भी हुआ। मैंने बोला यार क्या है यार। वो बोलता था कि शर्ट भी जो है ना वो पैंट के अंदर है ना, तो वो बिल्कुल बैलेंस पैंट के अंदर होनी चाहिए, मतलब। तो बोलते थे यार हमारा थोड़ा बहुत पेट है, अब कहाँ से उसको कहाँ लेके जाए इस पेट को, कैसे बैलेंस करें। ऐसी बातें तक हो बहुत जाती है। बहुत सही आपने मिसाल दी सभी भाई। देखिए, ज्यादातर तवज्जो जो है ना वो कैरियर के हवाले से रहती है। अच्छा, डिग्री, एक्सपीरियंस, चलो जी स्किल्स की भी बात कर लें, लेकिन आपको सिर्फ कंपनीज में काम नहीं करना होता, आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ रहना है, मुख्तलिफ लॉबीज के साथ इंटरेक्ट करना है, मुख्तलिफ बिल्कुल क्राइसिस सिचुएशंस को मैनेज करना है, मुख्तलिफ मौकों पर डिसीजंस लेने हैं।
कई दफा बॉस आपका खिलाफ हो गया, आपके कोलीग्स आपके खिलाफ हो गए, आपकी तमाम तर काबिलियत के बावजूद आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो खराब कर दी गई, आपका ट्रांसफर कहीं दूर दराज हो गया। आप तो अगर एटीट्यूड आपने और हौसला और पर्सनालिटी डेवलप नहीं की हुई तो आपको तो जरा सा धक्का लगेगा तो आप तो रोने पिटने लग जाएंगे, तो कैरियर कहां गया फिर। दूसरी बात, कैरियर के हवाले से एक बहुत बड़ा तबका है जो देखा देखी, खुशामद को, तोहफे देने दिलाने को, नेटवर्किंग को ही सब कुछ समझता है। वक्ती तौर पे तो उन्हें कामयाबियां मिल जाती हैं, अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है, प्रमोशन भी मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रैप हो जाते हैं, वो कभी भी अल्टीमेट सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए कैरियर के हवाले से खास तौर पे यंगस्टर्स में ये बहुत कमी है। तो जो मिडिल लेवल पे भी हैं और सब लेवल पे हैं, उनको एटीट्यूड, अपनी ये फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तब कैरियर और ज्यादा उनका बेहतर हो सकता है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। चलिए औरंगजेब भाई, आप आज का जो है आपका बहुत वक्त लिया, मुझे पता है आपके जो जज्बात है मुझे उसका अंदाजा है आप जिस जज्बात से अपनी सारी बात करते हैं और वो दिल से निकलती है, और यही सबसे बेहतरीन चीज होती है कि दिल से भी बात निकले और एक्सपीरियंस की भी बात निकले, नॉलेज की बात निकले और लोगों तक पहुंचे। मैं फिर से दोबारा लोगों से जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीजें, ऐसी गाइडेंस, ऐसी नॉलेज आपको हर जगह नहीं मिलेगी, उसको लाजमी उससे फायदा उठाया करें और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। औरंगजेब भाई, आपसे लोग अगर कांटेक्ट कर सके तो मैंने आपकी डिटेल तो लिख दी थी डिस्क्रिप्शन में, उसके अलावा अगर कोई और स्पेसिफिक चीज है तो आप बता दें। जी, एक तो mindgroomers.pk वेबसाइट पे हमेशा जाएं, बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन कैरियर के हवाले से भी और नॉलेज के हवाले से उन्हें मिल सकती है, mindgroomers.pk। दूसरा, mindgroomers@gmail.com, ये है वो ईमेल एड्रेस जिस पे मुझसे रब्ता किया जा सकता है और सवाल भेजे जा सकते हैं, मैं जवाब भी उनको भेज सकता हूं। इसके अलावा आपसे मैं बहुत मुतासिर हूं, आप भी आइंदा जब चाहें किसी और अच्छे मौके पे भी, टॉपिक पे भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल टू यू। आपको लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं, और आज का प्रोग्राम भी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडक्ट करवाया है। उसको अगर जब आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में पूरे प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगा फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। अच्छा औरंगजेब भाई, ये अभी प्रोग्राम जो है ना, ये क्योंकि स्ट्रीम मेरे पास एक ही चलती है तो वो यूट्यूब पे इस वक्त लाइव जा रही थी, तो मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है, इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा जो है वो फेसबुक पे लगा के आपको टैग भी कर दूंगा, ताकि आप चाहें तो उसको फर्दर शेयर कर सकते हैं लोगों तक पहुंचाने जी के जी, लिए। जरूर, और बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह आपसे जब टाइम बनेगा, राब्ता बनेगा, तो कोई इसके ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सीरीज स्टार्ट करें ताकि लोगों की हेल्प कर सकें, चाहे वो कोई भी जी प्लेटफॉर्म जी, हो, आपका हो, हमारा हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और आखिर में यही कहूंगा, अल्लाह पाक जो है आपको लंबी उम्र अता फरमाए, आपके काम में, आपकी चीजों में नेमत दे, रहमत बहुत नाजिल शुक्रिया। फरमाए। और इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है, सेम मैं टू यू। जैसी हरम शरीफ जाता हूँ या रोजे मुबारक जाऊंगा तो आपके नाम से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सलाम भी बहुत पहुंचाऊं, शुक्रिया। और बहुत हरम में शुक्रिया। आपके लिए दुआ भी की करूंगा। बहुत और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जैसी शुक्रिया। मेरे कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहा आजकल, जैसी वहां जाता हूँ तो जैसे उम्मत के नाम से होता है, आपके नाम से जो है वो इंशाल्लाह तवाफ भी मैं करूंगा। और क्योंकि मैं पूरी बहुत उम्मत के शुक्रिया। नाम से करता हूँ, ये मेरी तरफ से अल्लाह गिफ्ट आपको होगा, जो जज़्बे लोग खैर। आते हैं मेरे पास उनके लिए रखता हूँ ये गिफ्ट। यस, बहुत शुक्रिया। इससे बढ़ के कीमती तोहफा कोई नहीं हो सकता। इंशाल्लाह आप भी अपने दुआओं में याद रखिएगा औरंगजेब भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो जी, मच, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम।